नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग अपनी बुक के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 8 की चर्चा करेंगे और इसमें जो टॉपिक आता है वह है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। वैसे मौलिक अधिकारों को देखें तो एक लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर हो जाता है, लेकिन मैंने इसको कुछ भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं कि फंडामेंटल राइट के संदर्भ में शुरुआत में क्या कहा गया है। अगर किताब से हट करके हम नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो ये हम सभी को जानकारी होती है। जब हम सिविल्स के फील्ड में हैं, इस तैयारी में हैं, तो बेसिक जानकारी हम सभी के पास होती है। जैसे कि जीवन के अंदर वे सभी अधिकार, वे बेसिक राइट्स जिनके बिना आप जीवन के अंदर पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर सकते। मतलब क्या है? मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इस प्रकार का विकास तब तक उस व्यक्ति का नहीं हो सकता जब तक कि उसे कुछ बेसिक राइट ना दे दिए जाएं। अगर ये बेसिक राइट उसके पास है तो व्यक्ति अपनी पोटेंशियल को रियलाइज कर सकता है, अदरवाइज परेशानी होती है। जैसा कि कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, अगर आप बुक फॉलो करते हैं तो वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए। जैसे कि NCERT की बात करें तो वहाँ पर 2 एग्जांपल बड़े परफेक्ट दिए गए हैं। वहाँ पर कहा गया, एक पहला एग्जांपल आता है 1982 का एशियन गेम्स जब भारत के अंदर हुआ, तो उस समय पर कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्टेडियम और रोड्स इत्यादि कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उस समय पर कुछ मजदूरों को हायर किया। और जब मजदूरों को हायर किया तो मजदूरों को हायर करने के बाद उनको दी जानी थी मजदूरी यानी कि वेजेस, तो वो उनको जो मिनिमम वेजेस हैं उससे कम दिया गया। दूसरी बात, उनकी जो रहने की स्थिति थी, लिविंग कंडीशंस, वो ऐसी नहीं थी जिनको आप मानवीय कह सकें। तो ये बात जब सोशल साइंटिस्ट को पता लगी तो उन्होंने विजिट किया और विजिट करने के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी कि हमारी जुडिशियरी के अंदर चैलेंज किया और उसके बाद उन मजदूरों का उनका अधिकार मिल सका, यानी कि उनको न्यूनतम मजदूरी मिल सकी और लिविंग कंडीशंस उनकी इंप्रूव हो सकी। ऐसा एग्जाम्पल आता है असम के अंदर से। असम में मचल लालुंग नाम का एक व्यक्ति सन 1951 में जब मात्र 23 बरस का था, तो वहाँ पर उससे कोई घटना हो जाती है और किसी को वो गंभीर रूप से घायल कर देता है। अब घायल करने के बाद उस पर मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन मुकदमा नहीं चल पाता है। कारण क्या? उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और फिर उसको मेंटल हॉस्पिटल वहाँ का भर्ती कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, अब कुछ समय के बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति मेंटली फिट है, अब आप इसकी ट्रायल जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान नहीं दिया गया और ये लंबा मामला बहुत लंबा खिंचा और सन 2005 में इस व्यक्ति को जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंटरवीन किया कि जो लोग बंदी हैं उनका परीक्षण किया गया, तो उस समय पर इसको रिहा किया गया। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि 54 साल इसने जेल के अंदर गुजारा, तो उसकी हर्जाना क्या है? यानी कि अगर हमारे पास कुछ बेसिक राइट्स ना हो तो इस प्रकार से हमारी लाइफ को वेस्ट किया जा सकता है। यानी कि एक नागरिक की, एक व्यक्ति की बेसिक लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि उसका जो समाज के अंदर योगदान है वो भी खत्म हो जाता है और उसकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। अगर ट्रायल होता, सजा होती, तो इतनी लंबी सजा तो उसको वैसे भी नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन के अंदर कुछ एक अधिकार ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बिना हम अपने जीवन के अंदर अपनी पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर सकते। अब जब हम आज के समय पर मॉडर्न स्टेट्स की बात करते हैं, वहाँ पर भी जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी के अंदर एक बात सब जगह मान्य है कि देश के अंदर जो लोग हैं उनके कुछ अधिकार हैं और उन अधिकारों को स्वीकारा भी जाता है और वहाँ की सरकार के द्वारा मान्यता भी दी जाती है। मान्यता देने के साथ साथ संविधान, जहाँ पर लिखित संविधान है, ये उस बात को इंश्योर करता है कि सरकार कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी, यानी कि स्टेट कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे लोगों के अधिकारों में कोई अड़चन आए, उनके मौलिक अधिकार खंडित हों। और अगर ऐसी कोई स्थिति है तो वहाँ पर जिम्मेदारी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को दी गई है कि आप इसको देखें। अब ये जो हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, मॉडर्न रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स के अंदर होता क्या है कि एक लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट को हम बिल ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों का घोषणा पत्र कह देते हैं। भारत के संविधान में भी कुछ ऐसा ही है और उसी घोषणा पत्र से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इज ट्रू? कौन सा इसमें से सत्य है? 4 स्टेटमेंट अपने पास है, एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले कहता है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं वे समृद्ध भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित हैं।
दे आर बेस्ड ऑन रिच इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज। क्या ये सही है? भाई भारत की संस्कृति आप देखें, पुरातन समय से देखें, हमने क्या कहा? हमने कहा धर्म को फॉलो करना है, हमने कहा सत्य को फॉलो करना है, व्यक्ति को सम्मान देना है। तो आज के टाइम पर जो मौलिक अधिकारों की लिस्ट आप देखते हैं, क्या ये कहीं उस पर आधारित नहीं है? बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट तो इसकी सही हो जाती है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि वे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक शक्तियों पर आधारित हैं। दे आर बेस्ड ऑन मोटिवेशनल फोर्सेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल था किस लिए? आज़ादी की बेसिक लड़ाई क्या थी? ये तो था नहीं कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाना है। असली लड़ाई थी कि यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था को बिठाना है जिसके तहत शक्ति लोगों के पास आएगी और लोगों का कल्याण स्वयं किया जा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखें, नेहरू रिपोर्ट 1928, जहां पर बिल ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की गई। और जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में एक बात तो तय थी कि हम मौलिक अधिकारों का चैप्टर जरूर इंक्लूड करेंगे, और बाद में किया भी गया, तो कोई दो राय उसके अंदर नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही हो जाती है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो क्या कहता है? वे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। दे आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो दुनिया के देशों में एक बात स्वीकार की गई कि कुछ तो सिद्धांत, कुछ अधिकार तो मानव के जीवन से जुड़े हुए ऐसे हैं जिस पर हर कोई अग्री करता है, यानी कि बेसिक ह्यूमन राइट्स की वहां पर चर्चा हुई। और इसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस के अंदर उस समय पर एक कमेटी का गठन किया गया। 18 मेंबर्स की कमेटी थी। रूजवेल्ट इसकी अध्यक्ष हुआ करती थी। उनको काम दिया गया कि कुछ एक सिद्धांत ऐसे होंगे जो हर जगह एप्लीकेबल हो सकते हैं, हर किसी को फॉलो करने चाहिए, आप उस पर काम कीजिए। कमेटी ने अपना काम किया। काम करने के बाद एक चैप्टर तैयार किया जिसके अंदर 30 आर्टिकल रखे गए। अब यूएन के सामने इसको, यानी कि असेंबली के सामने वोटिंग के लिए भी लाया गया। उस समय पर यूएन के अंदर 58 देश हुआ करते थे, जिनमें से 48 देशों ने उसके फेवर में वोट किया। 8 देश ऐसे थे जो एब्सटेन कर गए, यानी वोट नहीं दिया, और दो कहानी अलग रही, यानी कि वो थे ही नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर? ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन रही, ये थी मानव अधिकारों से जुड़ी हुई, यानी कि मानव अधिकारों में वो अधिकार जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल, उदाहरण के तौर पर धर्म की आज़ादी का अधिकार, साथ में व्यक्ति को डिग्निटी, आत्मसम्मान का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार, ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो वहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। तो जब भारत के संविधान के अंदर हम लोगों ने अपने मौलिक अधिकार के चैप्टर को इंक्लूड किया तो उस समय पर बिल ऑफ, ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वहां से भी अधिकारों को हमने भारत के संविधान के अंदर रखा। कुछ तो डायरेक्टली हम लोगों ने कह दिए, कुछ डायरेक्टली नहीं कहे। अब जब 58 देशों की बात करते तो वहां पर कुछ ऐसी भी शक्तियां आज के टाइम पर है जिन्होंने उस समय पर उससे वोट को फॉलो नहीं किया। जैसे कि साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका ने उस समय पर फॉलो नहीं किया। कारण क्या था कि उस समय पर 1948 में उनके यहाँ पर रंग भेद की प्रणाली चलती थी, तो वो फॉलो नहीं कर पाए। सऊदी अरबिया की बात करें तो उन्होंने ही फॉलो नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने के अधिकार की बात थी, तो उनको लगा कि भाई ये हमारे जो सोच है उसके खिलाफ है। तो कहने का मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसीलिए आप इसको देखते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को जब डिक्लेयर किया गया तो इसको आप आज के टाइम पर मानवाधिकार दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो जब भारत का संविधान बना तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ से भी कुछ बातें अडॉप्ट की जो हमारे संविधान में ली गई हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है मौलिक अधिकारों के संबंध में सही बैठती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों के अध्याय को संविधान का सबसे अधिक आलोचनात्मक भाग कहा है? मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि मौलिक अधिकारों की जब बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं आ जाती हैं। जैसे कि जब मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं व्यक्ति की आज़ादी, जब अधिकार हमको दिया गया तो वहाँ पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए गए। अब जब संविधान सभा के अंदर इसकी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप कर क्या रहे हैं? एक हाथ से आपने संविधान सभा के अंदर मौलिक अधिकार नागरिकों को दे दिए, दूसरी तरफ प्रतिबंध लगा करके उनको छीन लिया। उसके साथ साथ कुछ आरोप ऐसे भी थे कि जब आपने मौलिक अधिकारों का चैप्टर बनाया तो कुछ अधिकार जैसे कि इकोनॉमिक राइट्स हैं, साथ में सोशल राइट्स हैं, उन सभी को भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। ये भी क्रिटिसिज्म था। तो इसीलिए अगर आप इसको देखें तो लगभग 38 दिन इस पर पूरी चर्चा होती है, जिसके अंदर 25 दिन तो खुद संविधान सभा के अंदर चर्चा होती है मौलिक अधिकारों को लेकर के। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये जो चैप्टर है ये सबसे मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चैप्टर है, लेकिन फिर भी
सभी को सेटिस्फाई किया गया, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक तरफ देश के नागरिकों को अधिकार ही देने हैं, उसके साथ साथ हमको ये भी मेंटेन करना है कि देश के अंदर अनार्की यानी कि अराजकता ना हो। तो उसको लेकर के बैलेंस बना करके हम लोगों ने चैप्टर रखा है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकार बाध्यकारी हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स इनमें से किसके ऊपर बाइंडिंग है। देखिए, मौलिक अधिकारों का चैप्टर है भाग 3। जैसे कि अगर हम भारत के संविधान को देखें तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को लेकर के विशेष प्रबंध किए गए हैं, विशेष प्रावधान लाए गए हैं। अब इन विशेष प्रावधानों में सबसे पहले आता है कि देखो, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके लिए एक अलग से भाग रखा गया है, पार्ट 3 अलग से चैप्टर्स को दिया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 जो है इसके लिए डेडिकेटेड है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, अगर मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है, इनका उल्लंघन होता है, इनका खंडन होता है, तो उस केस से निपटने के लिए भारत के संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। और वो विशेष प्रावधान कहते हैं कि व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। विशेष प्रावधान दिए गए हैं। हालांकि कुछ और अधिकार भी हमको आज के टाइम पर प्राप्त हैं, जैसे कि अगर कोई आप सामान खरीदते हो तो वहां पर आपको कंज्यूमर राइट्स आते हैं, उपभोक्ता के अधिकार आते हैं। तो अधिकार आपको है तो सही, लेकिन उसको लिए ऑर्डिनरी लॉ है, साधारण विधि के द्वारा उसको जो है आपको दिया गया है। संविधान के अंदर कोई प्रावधान उसका नहीं मिलता है, तो विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे देश की जो मशीनरी है, जिसको आप स्टेट कहते हैं, यानी कि अगर मैं स्टेट को देखूं तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सरकार या सरकारी मशीनरी या फिर कोई भी विभाग जो सरकार का काम करता है, तो उसको आप स्टेट की कैटेगरी में लेंगे। जैसे कि यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, स्टेट से जुड़ा हुआ। आइए जरा, तो यहाँ पर ये जो स्टेट की मशीनरी है इसके ऊपर भी लागू होता है ना भाई, कि क्या लागू होता है कि आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे कि देश के नागरिकों के अधिकारों का खंडन हो, उनका उल्लंघन हो। और अगर ऐसा कोई देश के अंदर करता है तो आप पहली बात, आप खुद ये काम नहीं करोगे। अगर देश के अंदर कोई ऐसा काम होता है तो उसको भी आप रोकने का काम करोगे, चाहे कोई ऑर्डिनरी सिटीजन इस काम को कर रहा हो। ऑर्डिनरी सिटीजन का मतलब क्या है भाई, एक देश के नागरिक ने दूसरे देश के नागरिक को कैद कर लिया। अब कैद करने का मतलब क्या था, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लिबर्टी का जो राइट है वो वायलेट हो गया। तो ऐसे केस में आपको उसे भी बचाना है, जिस व्यक्ति ने कार्य किया है, अपराध किया, उसको दंड भी दिलवाने का काम है, और आपको स्वयं ये काम नहीं करना है। तो कहने का अर्थ क्या है कि मौलिक अधिकार इनमें से सबके ऊपर बाध्यकारी है, चाहे वो हमारा एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो। इनफैक्ट अगर हम विधायिका की बात करें तो देश के अंदर जब भी कोई कानून बनता है, तो अगर ऐसा कानून देश के अंदर किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो जुडिशरी इसको क्रॉस चेक करती है, और क्रॉस चेक करते हुए यानी कि जुडिशियल रिव्यू लगाते हुए, न्यायिक समीक्षा लगाते हुए उसको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर देती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इन सभी के ऊपर बाध्यकारी है। इनफैक्ट जुडिशरी के ऊपर बाध्यकारी है। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका के अंदर कोई डिसीजन दे दिया गया जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको मान लिया जाएगा, नहीं, फिर वहां पर अपील की जाती है, फिर उसको रेक्टिफाई भी किया जाता है। आपने कई बार देखा हुआ, ठीक है। तो ये इन सभी के ऊपर बाध्यकारी है। इसके बाद आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि स्टडी IQ के द्वारा यूपीएससी लाइव कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कि 1-to-1 इंटरेक्शन, उसके साथ PDF, PPT, नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। ये जो बैच है 20 जून 2022 से शुरू हो रहा है। इसका टाइम रहेगा शाम को 6 बजे। वैसे तो इसकी फ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसको खरीदते समय ये कोड अप्लाई करते हैं तो ये आपको सिर्फ 18,500 रुपये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है अफोर्डेबल बैच। वैसे यूपीएससी की आप तैयारी करेंगे तो बहुत मोटे यानी कि बहुत मोटे अमाउंट में बैच खरीदने को मिलता है। तो यहाँ पर अफोर्डेबल एजुकेशन, सपना क्या है कि हर व्यक्ति तक यह तैयारी पहुँच सके। तो चलिए इसके साथ हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में शामिल किया गया, क्यों किया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। ये बात कर रहे हैं कब की, जब भारत का संविधान बना। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन क्या इनमें से भी कोई कारण है जिसकी वजह से भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। पहला कहता है कि कम साक्षरता और जागरूकता की कमी के कारण राज्य लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकता है। स्टेट कुड इंक्रोच राइट्स ऑफ पीपल ड्यू टू लो लिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। क्या ये कारण हो सकता था उस समय पर। देखिए, जब आप कोई डेडिकेटेड चैप्टर अधिकारों के संबंध में संविधान के अंदर रखते हैं, उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उनमें से एक कारण ये भी है, अगर हम अपनी स्थिति को देखें
1947 में जब हम आज़ाद हुए तो कितने लोग पढ़े हुए थे, क्या उनके अंदर अवेयरनेस थी? उस समय की बात छोड़ो, आज के टाइम पर तो हम पढ़े हुए हैं, क्या आज के समय पर हमको मुद्दों की समझ है? कई प्रकार से मोटिवेशन देखने को मिलता है, पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है, कई प्रकार से अन्य प्रकार का मोटिवेशन होता है, और कई बार हम अपने अधिकारों के खिलाफ ही चले जाते हैं। आंदोलनों में आपने देखा होगा, ये बातें चलती हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो ये बात देश के फाउंडिंग फादर्स जानते थे। उन्होंने कहा देखो हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है और अवेयर भी नहीं है, उस समय की बात छोड़ो, आज भी अवेयर नहीं है। तो अधिकारों के बारे में आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होगा, है ना? मुझे उम्मीद है पता हो। कुछ लोग आप में से भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, ये एक फैक्ट, एक सच है ये। अब इसके बाहर जो लोग समाज के अंदर हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं, उनसे पूछो जाकर क्या उनको इस बारे में जानकारी तो नहीं है। तो उनको उस बारे में जानकारी नहीं, तो जानकारी ना भी हो तब भी उनको ये अधिकार दिए जाने चाहिए। और इसीलिए ये चैप्टर भारत के संविधान के अंदर लाया गया कि भाई आपके देश के अंदर हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है, किसी प्रकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था वो आजम वाला। अगर उस केस में उस व्यक्ति के पास अवेयरनेस होती, या वो बड़ा व्यक्ति होता, बड़ा व्यक्ति मतलब रसूखदार व्यक्ति होता, तो क्या 54 वर्षों के लिए उसे बिना किसी कारण के आप जेल में रख सकते थे? कारण का मतलब है बिना फेयर ट्रायल दिए हो, बिना स्पीडी ट्रायल दिए आप रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। तो इसीलिए ऐसे लोगों को लोगों का इस प्रकार से अधिकारों का हनन ना हो, इसीलिए चैप्टर भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया। करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है बहुमत की तानाशाही से बचने के लिए, टू अवॉइड डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी। ये क्या कहानी है भाई? देखो, लोकतंत्र के अंदर नंबर सिस्टम चलता है, नंबर गेम चलता है। जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे उसी तरफ जाकर के सरकारें बनती हैं। हालांकि पहले भी ऐसा होता था, पहले तलवारें निकलती, जो ज्यादा शक्तिशाली है वो राज करेगा। आज के टाइम पर सभ्य मानव क्या करता है? सभ्य मानव लड़ता झगड़ता नहीं है, वो बातें करता है, अपना अच्छा आर्ग्यूमेंट रखता है, और अच्छे आर्ग्यूमेंट के दम पर वो जीतता है। उसी पर आपकी ग्रोथ टिकी हुई है। तो आज के टाइम पर अगर किसी को शक्तिशाली बनना है तो नंबर आपके पास ज्यादा होने चाहिए। और देश के अंदर कुछ खास वर्ग ऐसे हैं जिनको आप मेजोरिटी वर्ग कह देते हैं, कुछ वर्ग ऐसे जिनको आप माइनॉरिटी कह देते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको आप दलित वर्ग कहते हैं, शोषित वर्ग कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर मेजोरिटी की सरकार आ जाती है तो उस केस में ऐसा ना हो कि मेजोरिटी वालों की बातें सुनी जाए और बाकी एक वर्ग को वहां से वंचित कर दिया जाए। तो उसके लिए बेसिक राइट, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारत के संविधान में है, कोई भी सरकार हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगा ही रहेगा। तो ये भी इसके अंदर सही है कि बहुमत की तानाशाही ना हो पाए, इसके लिए भी इंक्लूड किया गया। तीसरा देखते हैं कि समाज के कुछ वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए डिप्राइव्ड सेक्शंस। डिप्राइव्ड सेक्शन का मतलब शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, विमेन है, चिल्ड्रन है। इसके साथ साथ कुछ और भी क्लासिफिकेशन आपको भारत के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर एक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा लगातार शोषण ऐतिहासिक तौर पर किया गया। उस शोषण को रोकने के लिए, साथ में इन वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए देश के अंदर प्रावधान किए गए मौलिक अधिकार के तौर पर। तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही आ जाती है। इसके बाद ऑप्शन क्या बनेगा अपना? ये बन जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। डी इसका सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार ऐसा है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? लास्ट क्लास में, उसके साथ साथ कई सेक्शंस में मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी बनती है देश के अंदर विदेशी लोगों की, एलियंस की। दूसरी कैटेगरी बनती है देश के अपने लोग, जिनको हम कहते हैं नागरिक। तीसरी कैटेगरी बनती है राज्य विहीन लोग, जिनका अपना कोई स्टेट नहीं है, कोई भी स्टेट उनको क्लेम नहीं कर सकता, ना वो उनको कर सकते हैं, ठीक है। और चौथी कैटेगरी बनती है रेफ्यूजीज की, यानी कि शरणार्थी की। तो बाकी दो की तो बात अलग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एलियंस विदेशी। और विदेशी एलियंस को मैंने दो भागों में बांटा था। एक वो एलियंस जो हमारे मित्र हैं, यानी कि ऐसे देश जो मित्रता के साथ हमारे साथ व्यवहार करते हैं। दूसरे देश शत्रु देश, उनका मतलब है जिनके साथ भारत युद्ध के अंदर लगा हुआ है, यानी कि युद्ध चल रहा है तो उस टाइम पर उनको शत्रु देश डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब हम एलियंस की बात करते हैं, यहाँ पर ये बाइफर्केशन नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि विदेशियों को कौन से अधिकार इनमें से नहीं मिलते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया है कि इसके द्वारा दिया गया भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि जब राज्य कोई नीति बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, तो उसमें केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से केवल किसी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये अधिकार किसको दिया गया है?
आर्टिकल 15 को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये अधिकार किसके लिए है, देश के नागरिकों के लिए है, सिटीजन्स की चर्चा यहां पर होती है भाई। तो ये वाला अधिकार तो विदेशियों को नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 16 कौन सी बात हो रही है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक सृजन, सरकारी नौकरी, अभी चेंज होगा ना, अग्निपथ मिशन, अग्निपथ, अग्नि योद्धा चर्चा में चल रहा है। तो जब आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का अधिकार एक्सक्लूसिवली देश के नागरिकों के लिए है, बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होता, बी भी नहीं होता है। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहां पर दिया गया है, आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। इसके अंदर 5 से 6 अधिकार आ जाते हैं, 6 अधिकार मेनली आ जाते हैं। तो ये अधिकार भी आप ध्यान रखेंगे, ये अधिकार भी देश के नागरिकों के लिए ही है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है, यहां पर क्या बताता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी यहाँ पर है, आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया है। 21 में ही राइट टू लाइफ दिया गया है, यानी कि किसी व्यक्ति को जो भारत के अंदर है उसके प्राण जो है बिना किसी कारण के हरण नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं कि वो विदेशी पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आया और देख करके बोले गोली मार दो इसको, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर उसके पास भी अधिकार है, प्राण का अधिकार, बिना किसी कारण से उसको नहीं मारा जा सकता। हाँ, कोई आतंकवादी गतिविधि के अंदर संलिप्त पाया जाता है तो वहां पर फिर उसको मारा जा सकता है, एनकाउंटर भी किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको भी क्या है, बेसिक अधिकार प्राप्त है, क्या है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यानी कि बिना मतलब के, ऐसा नहीं कि उसको उठा कर कैद कर लिया जाए। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनके अंदर इनमें से कौन सी विशेषता है। सबसे पहला कहा गया कि निरंकुश, एब्सोल्यूट है क्या वो, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा, उचित रूप से उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, रीजनेबली रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है नागरिकों पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिटीजन्स। और चौथा कहता है कि नन ऑफ द अबव। देखिए, अभी मैंने कहा था कि ये जो चैप्टर है संविधान सभा के अंदर, इसको मोस्ट कंट्रोवर्शियल चैप्टर कहा गया, और इसमें से एक डिबेट ये थी कि आपने, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के साथ क्वेश्चन किया जाता था कि आपने एक तरफ तो मौलिक अधिकार दे दिए, दूसरी तरफ उनको छीन लिया गया, यानी कि प्रतिबंध लगा दिए गए। तो जब इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया तो उन्होंने कहा भाई देखो, ऐसा है दुनिया के अंदर 2 सिस्टम फॉलो होते हैं, एक होता है अमेरिकन टाइप का, दूसरा होता है कौन सा वाला, ब्रिटिश टाइप का। अब अमेरिकन टाइप जो सिस्टम है उसके अंदर जो संविधान के अंदर कहा गया है, उनके संविधान में ये जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट है, यानी कि राज्य तो उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन वहां के कोर्ट को यह अधिकार है, न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है कि अगर किसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की आपको आवश्यकता है तो आप उसको लगा सकते हैं। तो वो जिम्मेदारी किसने उठाई, वो जिम्मेदारी वहां पर उनकी न्यायपालिका ने उठाई। दूसरा सिस्टम चलता है यूके टाइप, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम। अब इस ब्रिटिश सिस्टम में एक बात तो हम जानते हैं कि इनका संविधान लिखित संविधान नहीं है, इनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सुप्रीमेसी दी जाती है वो वहां की पार्लियामेंट के पास आती है। तो पहली बात, ब्रिटेन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट देखते हैं, ऐसी कोई लिस्ट आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात, क्या कहा गया कि वहां पर कोई भी नागरिक कोई भी काम कर सकता है। कौन से काम नहीं करेगा, जो वहां की पार्लियामेंट मना कर देगी। अगर पार्लियामेंट ने किसी काम के लिए मना कर दिया तो वो काम वहां का नागरिक नहीं करेगा, बाकी सारे काम वो कर सकता है। बट ये ऐसा नहीं है कि कहीं ये आपने बहुत ओपन स्टेटमेंट दे दी है। तो अगर भारत के अंदर आप इनमें से कोई भी सिस्टम फॉलो करते, मान लो ये वाला सिस्टम फॉलो कर देते, तो हमने तो देख लिया था भाई, अमेरिका तो हमसे बहुत पहले आज़ाद हो गया, तो हमने देख लिया था ये सिस्टम तो काम नहीं करेगा, कोर्ट्स को बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। और अगर हम ये सिस्टम फॉलो कर देंगे तो देश के लोगों को कुछ भी करने की आज़ादी देंगे, तो फिर क्या होगा कि देश के अंदर अराजकता यानी कि अनार्की फैल जाएगी। तो उसके लिए हमने बीच का रास्ता अपनाया, और बीच का रास्ता अपनाते हुए कुछ अधिकार ऐसे रखे गए जिनके ऊपर हमने कहा कि भाई इन पर आप रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देश के अंदर आबाद संचरण का अधिकार है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भाई जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर प्रतिबंध है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देश के अंदर एब्सोल्युटली इनको नहीं रखा गया है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस पर लगाए गए हैं। ठीक है भाई, दे आर रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड, और पार्लियामेंट कभी भी इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसके बाद चलते हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 13 के संबंध में सही नहीं है। आर्टिकल 13 के संबंध में कौन सा इनमें से कथन सही नहीं है। आर्टिकल 13 कहता है, देखो जब भारत के अंदर मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं तो देश के अंदर अगर कोई भी कानून ऐसा बनता है जो मौलिक अधिकारों का खंडन करता है, उनका वायलेशन करता है, तो ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड यानी कि रद्द कर दिया जाएगा, ये कहता है। तो यहाँ पर जो कानून है, लॉ की डेफिनेशन, उसके संबंध में ये पूरा का पूरा आपको ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले कहता है कि कानून जो शब्द में है संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को शामिल नहीं किया गया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर संविधान संशोधन के द्वारा, पहला क्वेश्चन ये कि संविधान संशोधन के द्वारा क्या हम मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन कर सकते हैं, तो जवाब बिल्कुल सही, किया भी है। 44वें संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को इस कैटेगरी से हटा करके हमने आर्टिकल 300A के अंदर प्लेस कर दिया, तो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया था। तो अगर वो सही होता तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कानून शब्द में ये शामिल नहीं होता, बात समझ शामिल होता, तो कहने का मतलब क्या है कि संशोधन के द्वारा इसको अमेंड किया जा सकता है। दूसरा, क्या ये संशोधनीय है, बिल्कुल है, अमेंडेबल है, मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखते हैं कि यह क्या कहा गया लास्ट, यानी कि तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि संसद द्वारा मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि भारत के संविधान के अंदर कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनके अंदर कभी भी आप संशोधन नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ कहा गया है, यानी कि व्यक्ति को प्राण यानी कि जीवन का अधिकार, उसके प्राण और जीवन के अधिकार को कभी भी नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, वो बात अलग है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वो अलग कहा नहीं जाती, लेकिन ये तो अधिकार है ही है, हर व्यक्ति के पास है, बात समझ में आती है। तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट हो जाती है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो भाई इनमें से जो है सभी के सभी सही हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑल आर ट्रू, डन। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की समाप्ति की तरफ। अपनी क्लास की समाप्ति की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एट माय सोशल मीडिया हैंडल्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।